एप 206-210। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसका मकसद बस आपको एंटरटेन करना है। इस कहानी में जो भी नाम, किरदार, जगह या घटनाएं हैं, सब पूरी तरह काल्पनिक हैं। अगर आपको इनमें किसी असली इंसान, जगह या घटना जैसी कोई बात लगे तो उसे सिर्फ संयोग समझिए। 18 जोड़ चेतावनी, इस कहानी में थोड़ा बहुत एडल्ट कंटेंट हो सकता है, इसलिए 18 साल से कम उम्र वालों के लिए ये कहानी नहीं है। 18 जोड़ लोग अपनी जिम्मेदारी पर आगे सुने। एक ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी किरदार को किसी असली इंसान से जोड़ना सही नहीं है। ये पूरी कहानी फिक्शन है। अध्याय 206, खूनी चांद और पुराना दुश्मन। आर्यन ने एक पल के लिए उस लड़की की ओर देखा। उसकी आंखें कहीं और भटक रही थीं, जैसे स्थिर पानी पर कोहरा छाया हो और वह उलझन में हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने शांति से पूछा। लड़की ने अपनी मुद्रा सीधी की और अपना चेहरा सीधे उसकी ओर घुमाया। अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास भरते हुए बोली, दरअसल मेरा चश्मा यहीं कहीं गिर गया है और उसके बिना मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, आर्यन ने कहा, मैं देखता हूँ। उसने एक कदम पीछे हटाया। संगमरमर के फर्श पर कुछ टूटने की तीखी आवाज़ गूंजी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पहले ही जान गया था। लड़की सहम गई। क्या वह? आर्यन ने आंखें खोली और नीचे देखा। उसके जूते के नीचे चश्मे का पतला फ्रेम कुचला हुआ पड़ा था और शीशे इतने टूट चुके थे कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। दुर्भाग्य से, उसने धीमे से कहा। वह थोड़ा झुका और नुकसान का जायजा लिया। नहीं, अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लड़की ने एक लंबी सांस ली। आर्यन सीधा हुआ और पास खड़ी एक सफाई कर्मचारी महिला को इशारा किया। वह महिला जल्दी से वहां आई। मुझे खेद है, आर्यन ने लड़की से कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा। क्यों ना मैं आपको एक नया चश्मा खरीद दूं? लड़की हिचकिचाई। उसकी जरूरत नहीं, यह मेरी गलती है, आर्यन ने कोमलता से जारी रखा। मुझे इसे ठीक करने दीजिए। उसने सफाई कर्मचारी से पूछा, मॉल में चश्मे की दुकान है ना? महिला ने क्षमा प्रार्थी लहजे में कहा, बॉस, दरअसल चश्मे की दुकान आज जल्दी बंद हो गई। आर्यन ने माथे पर बल डाला। तो फिर हम कहीं और चलते हैं। लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी आवश्यकता नहीं है सर, ये वास्तव में आपकी गलती नहीं है। वह मुझसे ही गिरा था। वैसे भी मेरे पास घर पर कई जोड़े हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। वह मुड़ी और जाने लगी। क्या आप एक पल रुकेंगी? आर्यन ने कहा। वह ठिठक गई। कम से कम मुझे आपको घर छोड़ने दीजिए। बाहर रात हो चुकी है और आपको ठीक से दिख नहीं रहा। एक अजनबी की तरफ से ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि आप सुरक्षित घर पहुंच गई हैं, तो मुझे तसल्ली मिलेगी। एक पल का सन्नाटा रहा, फिर उसने सिर हिलाया। तो मैं खुशी खुशी आपकी बात स्वीकार करती हूँ। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आइए, मेरा हाथ थाम लीजिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी हथेली के बजाय कोट की आस्तीन के ऊपर से उसकी कलाई पकड़ी। वे दोनों साथ में बाहर की ओर चल दिए। गेट पर उसकी कार पहले से ही आ चुकी थी। सुरक्षाकर्मी ने सम्मान के साथ उसे चाबी थमाई। आर्यन ने बगल का दरवाजा खोला और सावधानी से उसे अंदर बिठाया। फिर वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन की गूंज के साथ कार आगे बढ़ी। किस तरफ जाना है? आर्यन ने पूछा। उसने पता बताया। आर्यन ने बड़ी सफाई से स्टीयरिंग घुमाया और कार को मुख्य सड़क पर ले आया। कुछ मिनट बीत गए। शहर की लाइटें कम होने लगीं और ट्रैफिक भी कम हो गया। सड़क शांत थी। आर्यन ने खामोशी तोड़ी। अजीब है ना? क्या? उसने पूछा। आपको देखने के लिए चश्मे की जरूरत है और मैंने उन्हें कुचल दिया। और फिर भी, उसने सहजता से जारी रखा, खतरे को देखने के लिए असल में मुझे चश्मे की जरूरत है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आर्यन ने गियर से अपना दाहिना हाथ हटाया और हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पसलियों से कुछ इंच की दूरी पर एक चाकू चमक रहा था। आर्यन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने दूसरे हाथ से शांति से कार को सड़क के किनारे रोका। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की और दूसरे हाथ से अपनी कमर के पीछे कुछ ढूंढने लगी, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। तुम क्या ढूंढ रही हो? आर्यन ने धीमे से कहा। उसने अपनी कोहनी स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए। वहाँ एक और चाकू रखा था। लड़की ने गहरी सांस छोड़ी और उसके कंधे ढीले पड़ गए। तुम्हें कैसे पता चला? आर्यन ने आखिरकार अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पैनी लेकिन शांत थीं। भले ही तुमने प्रोस्थेटिक्स और मेकअप की परतें चढ़ाई हो, भले ही तुम अपना रूसी रशियन लहजा छिपा लो, पर कुछ चीजें तुम कभी नहीं मिटा सकती। वह चुप रही। तुम्हारे शरीर से उस चीज की महक आ रही है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, उसने जारी रखा। धनिये के पत्ते। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी दादी का परफ्यूम लगाना बंद कर दो, वेरोनिका। उसकी पकड़ ढीली हुई। वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुकी और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। तुम बहुत बोरिंग हो, घोस्ट। क्या? आर्यन ने शांति से जवाब दिया।
तुमने मुझे चाकू मारने की कोशिश की और पकड़ी गई और मैं उबाऊ हूँ। वह धीमे से हंसी। ठीक है, तुम जीत गए, आर्यन प्रताप। आर्यन की आंखें चमकी। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला? मोनिका ने मुझे बताया, वेरोनिका ने सहजता से कहा। आर्यन ने ब्रेक पर थोड़ा जोर से पैर रखा। क्या वह अब तुम्हारी तरफ है? उसने पूछा। उसने अपना सिर झुकाया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? वह मेरी भी दोस्त है। क्यों, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? कार अचानक रुकी। आर्यन पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। वह मेरी बहन कजन है। तुम्हें ये पता है? वेरोनिका की आंखें फैल गईं। क्या, ये कब हुआ? हमें बाद में पता चला, आर्यन ने जवाब दिया। मेरी माँ उसके पिता की सगी बहन है। वेरोनिका ठहाका मारकर हंस पड़ी। अब समझ में आया। आर्यन ने फिर से कार शुरू की। तो उसने कुछ पल बाद कहा, तुम यहाँ वास्तव में क्यों आए हो? सन्नाटा छा गया। आर्यन की नजरें सड़क पर टिकी थीं। फिर वेरोनिका ने खामोशी तोड़ी। याद है वह इंसान जिसे मैं ढूंढ रही थी? आर्यन ने उसकी ओर नहीं देखा। वही इंसान जिसका तुम बदला लेने के लिए पूरी जिंदगी पीछा कर रही हो। हाँ, मुझे याद है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसके हाथ अपनी गोद में कस गए। उसका नाम आर्टेम बेलोव है। कार चरमराहट के साथ रुक गई। आर्यन ने झटके से ब्रेक मारे। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसे ऐसे देखा जैसे परख रहा हो कि यह नाम उसने गलती से तो नहीं लिया। वेरोनिका ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। तो तुम उसे जानते हो? आर्यन ने एक लंबी सांस ली। मुझे मत बताना कि तुमने इतने सालों में उस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने नाम सुना था, उसने शांति से कहा, पर मुझे कभी नहीं पता था कि वह वही इंसान है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। जब मुझे आखिरकार पता चला तो सब साफ हो गया। मैंने जानकारी जुटाना शुरू किया। मैं उसे रूस प्रशिया में नहीं मार सकती। मेरे ट्रिगर दबाने से पहले ही उसके लोग मुझे ढूंढ लेंगे। वह रुकी। वह कुछ दिन पहले लंदन में था। जब वह लौटा तो मैंने सुना कि वह लोगों की भर्ती कर रहा है। उसे हेवन आने के लिए किसी की जरूरत थी। तभी मैंने मोनिका से संपर्क किया। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। उसने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो बताओ, तुम क्या जानते हो? आर्यन फिर से सामने देखने लगा। सिर्फ वह नहीं, उसने कुछ देर बाद कहा, अलग अलग देशों के कई अपराधी हेवन आ रहे हैं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। किस लिए? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ाई। एक यात्रा के लिए। कैसी यात्रा? उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। नरक की यात्रा। वेरोनिका उसे गौर से देखने लगी। आर्यन के ड्राइविंग करने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास और सच्चाई थी। कुछ देर बाद वह बोली, मुझे भी शामिल होना है। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें यकीन है? ये बहुत खतरनाक होने वाला है। तुम जानते हो कि मैं यह मौका नहीं छोड़ने वाली, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज सख्त हो गई। मैं आ रही हूँ। आर्यन ने सांस छोड़ी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। तो तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। तो उसने धीरे से पूछा, तुम क्या योजना बना रहे हो? कार रात के अंधेरे में ओझल हो गई, अपने साथ उन रहस्यों को ले गई जो सन्नाटे से भी भारी थे। आर्टेम बेलोव एक ऐसा आदमी था जो अपने सूट की तरह ही बड़ी आसानी से दो चेहरे पहनता था। जनता के लिए वह मास्को का एक सम्मानित नेता था। भाषणों में देशभक्त और तस्वीरों में परोपकारी। वह मजदूरों से हाथ मिलाता था और बुजुर्गों को स्थिरता का वादा करता था। अपने क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, जो डर और पैसे के दम पर बनाई गई थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आर्टेम बेलोव कुछ और ही था। वह तस्करी के उन रास्तों को नियंत्रित करता था जो बाल्टिक बंदरगाहों से काला सागर, ब्लैक सी तक फैले हुए थे। सैन्य भंडार से हथियार गायब हो जाते थे और उसकी शर्तों पर विदेशी युद्धों में दिखाई देते थे। मानव तस्करी का धंधा उसके इलाके से बेरोक-टोक गुजरता था। जो पत्रकार ज्यादा खुदाई करते थे, उनके साथ हादसे हो जाते थे। पूरा शहर उसका नाम जानता था, लेकिन कोई भी उसे जोर से नहीं बोलता था। खून दशकों से उसके पीछे पीछे चल रहा था, और राजनीति और माफिया से भी गहरा। आर्टेम बेलोव एक ट्रेजर हंटर था। वह कोई इतिहासकार नहीं था, बल्कि एक शिकारी था जिसे लगता था कि दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें छिपी हैं जिनके लिए हत्या करना वाजिब है। मास्को में उसके निवास के बाहर बर्फ जमी थी। आर्टेम अपने निजी अध्ययन कक्ष में अकेला खड़ा था, अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों को देख रहा था। और हर लाश के माथे पर एक ही निशान था, लाल रंग से बना आधा चांद। उसका जबड़ा भिंच गया। तो ये सच है, वह बुदबुदाया। रॉन गैंग और लुई गैंग, दो ऐसे संगठन जिनका कभी आमना सामना नहीं हुआ था, जिन्होंने कभी दुश्मनी नहीं पाली थी। दोनों को एक ही दिन मिटा दिया गया। एक ही हस्ताक्षर, एक ही सटीकता। आर्टेम ने एक नंबर मिलाया जो उसने बहुत समय पहले याद किया था। क्या तुम इसे देख रहे हो? दूसरी ओर से एक पल का सन्नाटा रहा। देख रहा हूँ, एक बुजुर्ग की शांत आवाज आई। आर्यन ने फोन थोड़ा ऊपर उठाया।
खूनी आधा चांद, द हाफ ब्लड मून। मुझे लगा तुम मुझे सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे। ये कहानी नहीं है, उस बुजुर्ग ने जवाब दिया। यह उनके लिए सुरक्षा का प्रतीक है। आर्टेम ने माथे पर बल डाला। उनके लिए, उस जंगल के लिए, बुजुर्ग ने शांति से कहा। उन लोगों के लिए जो उससे ताल्लुक रखते हैं। आर्टेम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने उन तस्वीरों को फिर से देखा। सिल्वन फॉरेस्ट में सावधान रहना, उस बुजुर्ग ने जारी रखा। उन्हें खुद को ढूंढने मत देना। आर्टेम की आवाज सख्त हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह हूँ। मुझे लगता है कि तुम महत्वाकांक्षी हो, बुजुर्ग ने जवाब दिया। और महत्वाकांक्षा शोर मचाती है। आर्टेम ने गहरी सांस ली। अगर उन्हें कभी पता चला कि तुम मेरे बेटे हो, उस बुजुर्ग ने बीच में ही बात काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, तो वह एक तबाही होगी। आर्टेम खिड़की से हट गया। वह जंगल उनका घर है, बुजुर्ग ने आगे कहा। वहां हमेशा उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। कोई सेना, कोई पैसा, कोई रुतबा उसे नहीं बदल सकता। पहली बार आर्टेम बेलोव की आंखों में शक और डर की एक लहर दिखी। मैं सावधान रहूंगा, उसने आखिरकार कहा। उम्मीद है कि तुम रहोगे, बुजुर्ग ने जवाब दिया। हम दोनों की खातिर। कॉल खत्म हो गई। आर्टेम ने धीरे से फोन नीचे किया। कहीं दूर, देशों और सीमाओं के पार, सिल्वन इंतजार कर रहा था। और सालों में पहली बार आर्टेम बेलोव को एक अपरिचित भावना महसूस हुई, डर। अध्याय 207, ग्रैंड मास्टर। अगला दिन बिना किसी दया के आ पहुंचा। सिल्वरलाइन सिटी में बासिल का फार्म हाउस सुबह की धुंधली रोशनी में शांत खड़ा था। एक आदमी हाँफते हुए आंगन में आया। उसकी आंखों में दहशत थी। लिन कहाँ है? वह चिल्लाया। हथियारों के रैक के पास से लिन शांति से बाहर आया। क्या बात है? तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। यह मालिक बासिल के बारे में है, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। सागर नगर एयरपोर्ट से उनकी कार निकली थी। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब ड्राइवर को होश आया तो कार के अंदर कोई नहीं था। न मालिक, न कोई और। ड्राइवर बुरी तरह डरा हुआ है। पहली बार लिन के चेहरे पर घबराहट दिखी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में समझदारी छा गई। उसने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, वे सुरक्षित हैं। आर्यन प्रताप ने उन्हें पकड़ लिया है। वह आदमी सन रह गया। तुम ये क्या कह रहे हो? अपने काम पर वापस जाओ, लिन ने ठंडे स्वर में कहा। सबको बताओ कि घबराने की जरूरत नहीं है। मालिक सुरक्षित हैं। पर तुम्हें इतना यकीन कैसे है? लिन वापस अपनी बंदूकों की सफाई करने लगा। क्योंकि अगर आर्यन उन्हें मारना चाहता तो अब तक हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते। लिन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। शानदार चाल, आर्यन। सागर नगर प्रताप सुरक्षा बेस, इंटरोगेशन रूम। बासिल जेफरसन के सिर से काला कपड़ा हटाया गया। आंखों को चुभने वाली सफेद रोशनी के बीच उसने सामने देखा। आर्यन प्रताप मेज के उस पार बैठा था। वह शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी का भार दम घोंटने वाला था। आर्यन प्रताप, बासिल ने धीमे से कहा। काफी अच्छा स्वागत है। सागर नगर की यात्रा कैसी रही? आर्यन ने शिष्टाचार के साथ पूछा। तुम इसे वापसी कह रहे हो? आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। तुमने मुझे एक अधमरा इंसान चेस्टर वापस किया। क्या तुम्हें पता है कि अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान का इंतजार करना कैसा लगता है जिसने तुम्हारे पिता को मारा हो? और जब वह आखिरकार हाथ लगे तो कोई उसे ले जाए और उसे एक मानसिक रूप से टूटा हुआ ढांचा बनाकर लौटा दे। बासिल ने माथे पर बल डाला। क्या मतलब? वह अब एक पागलखाने में है, आर्यन ने शांति से कहा। उसका इलाज मुमकिन नहीं है। वह अब इस दुनिया के लिए खतरा नहीं रहा, बस अस्पताल की दीवारों के पीछे कैद है। अब मैं क्या करूं? उसे मार दूं? क्या उससे कुछ बदलेगा? बासिल की आवाज धीमी हो गई। मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा अंत होगा। मुझे खेद है। बिल्कुल, आर्यन ने कहा। माफी, तुम्हारे बेटे की तरह। आर्यन ने मुद्दे पर आते हुए पूछा। क्या द वेब पर तुम्हारा नियंत्रण है? नहीं, बासिल ने जवाब दिया। वहां बस हमारा एक मोहरा है। बहुत पहले घुसपैठ कराई गई थी। वह राजकुमारी प्रिंसेस तभी थिया मेरी मदद कर रही थी। आर्यन ने सिर हिलाया। वह शख्स जिसने शमशान बेस पर हमले का आदेश दिया था, क्या वह जिंदा है? बासिल ने सिर हिलाया। पुराने कमांडर ने उसे पहले ही मार दिया था। आर्यन ने आंखें मूंद लीं। दशकों से धोया गया एक बोझ आखिरकार उतर गया। एक अधूरा सवाल दफन हो गया। उसने फिर पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मेरी सुरक्षा के लिए पुराने कमांडर से सौदा किया था? बासिल हिचकिचाया। नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता। ग्रैंड मास्टर ने उसे व्यक्तिगत रूप से भेजा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा दुनिया से छिपा रहना ही बेहतर है। वे चाहते थे कि तुम तभी वापस आओ जब तुम खुद की और अपनों की रक्षा करने के लायक बन जाओ। आर्यन की सांस भारी हो गई। ये ग्रैंड मास्टर, क्या वह मेरे दादाजी हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले कुछ दिन शांत रहे, लेकिन सतह के नीचे शिकार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं।
लंदन से एलियास, जर्मनी से हिल्डा, रूस से आर्टेम, सिल्वरलाइन से बासिल, अफ्रीका से एक कबीले का दूत, हांगकांग का भिक्षु और दुबई का शेख सब अपनी अपनी टीमों और हथियारों के साथ तैयार थे। वे नहीं जानते थे कि जिसका वे शिकार करने आ रहे हैं वह आर्यन प्रताप नहीं बल्कि घोस्ट है। और यह यात्रा कोई शिकार नहीं बल्कि एक तरफा सफर, वन वे ट्रिप है। पल विला सुबह, बैकयार्ड पूल के पास धूप खिली थी। छुट्टियों का दिन था और विला हंसी मजाक से गूंज रहा था। लॉन के बीच में आर्यन और दोन नंगे पैर घास पर खड़े थे। उनके हाथों में लकड़ी की तलवारें थीं। वे धीरे धीरे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। आर्यन ने फुर्ती से हमला किया, दोन ने उसे रोका। लकड़ियों के टकराने की आवाज गूंजी। आशा पूल के पास उछलने लगी। भैया, उन्हें फिर से मारो, अभय चिल्लाया। दोन अंकल, आप हार रहे हैं। दोन मुस्कुराया, उसके माथे पर पसीना था। आर्यन, तुम सुस्त हो रहे हो। और अभय, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। आर्यन ने पैनी नजरों से देखा। सच में, फिर से कोशिश करो। अगले ही पल आर्यन बिजली की गति से झुका, दोन के वार के नीचे से निकला और उसकी गर्दन के पीछे लकड़ी की तलवार टिका दी। दोन जम गया। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं बुरा हो रहा हूँ। आर्यन हंसते हुए पीछे हट गया। पास ही ममता जी यह सब देख रही थीं। क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? दीप्ति, फ्लोरा मुस्कुराए। मुझे इसकी आदत है ममता जी। ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और प्रतिद्वंद्वी भी, लेकिन आर्यन का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आए। सुप्रभात। ओलिया बगीचे में आए। आशा की आंखें चमक उठीं। ओलिया दीदी, स्वागत है। आर्यन ने मुड़कर देखा। ओलिया धूप में चमक रही थी। नमस्ते ममता जी। नमस्ते दीपक जी। आशा ने ओलिया का हाथ पकड़ा। ओलिया दीदी, इनसे मिलिए, ये दीप्ति भाभी हैं, दोन भैया की पत्नी। दीप्ति आगे बढ़ी। नमस्ते ओलिया। आर्यन ने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा। गुड मॉर्निंग ओलिया। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे शौक काफी अनोखे हैं, ओलिया ने आर्यन की तलवारबाजी की ओर इशारा करते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया। मनोरंजन के लिए अच्छा है। उसने दोन से परिचय कराया। यह मेरा भाई दोन है। तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम लोग बातें करो, मैं एक जरूरी कॉल अटेंड करता हूँ। आर्यन बगीचे के कोने में चला गया। हाँ, मोनिका। बॉस, मोनिका की आवाज आई। मुझे ऐसा कोई ग्रैंड मास्टर नहीं मिल रहा जो हमारे शक के घेरे में आए। वह शख्स बिल्कुल गुमनाम है। आर्यन ने दूर देखते हुए कहा। बासिल ने कहा कि वह मेरे दादाजी नहीं हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने उन्हें कभी देखा नहीं, सिर्फ फोन पर बात की है। नंबर का कोई सुराग नहीं मिला, मोनिका ने कहा। लेकिन मैंने बासिल का फोन टैप कर लिया है। अगर ग्रैंड मास्टर संपर्क करेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, आर्यन ने शांति से कहा। बासिल ने एक और बात कही। ग्रैंड मास्टर मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन सिर्फ खजाने का मामला सुलझने के बाद। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, मोनिका ने अंत में कहा। आर्यन की नजरें सख्त हो गईं। बहुत अच्छे, उन्हें हेवन आने दो, हमेशा के लिए। आर्यन ने फोन जेब में रखा और वापस परिवार की ओर मुड़ गया। अध्याय 208। संरक्षक। सिल्वन पावर प्लांट सिल्वन वन के किनारे एक शांत प्रेरी की तरह खड़ा था। उसकी कंक्रीट की रीढ़ सुबह की धुंध को चीरती हुई दिखती थी। उसके परे फैला था अनछुआ हरा संसार, जहां घने पेड़ और झाड़ियां इतनी सघन थीं कि सूरज की रोशनी शायद ही कभी जमीन को छू पाती थी। कुछ पौधे जहरीले थे, जिनकी सुंदरता के पीछे मौत छिपी थी, और कुछ इतने पुराने थे जिनकी जड़ों में दबे रहस्य बताने के लिए कोई कभी वापस नहीं लौटा। सिल्वन वन रेवन कानून के तहत न केवल सुरक्षित था बल्कि पूजनीय भी था। यहाँ वनस्पतियों और जीवों की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां थीं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थीं। सालों से साहसी यात्रियों और शोधकर्ताओं ने इसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन जो वापस आए वे या तो खामोश थे या आधे पागल। सालों पहले सरकार ने यहाँ एक खनन परियोजना की योजना बनाई थी, लेकिन उसी साल सिल्वन नदी में बिना चेतावनी के ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई कि उसने रातों रात सारे कैंप और मशीनें निगल लीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि जंगल ने इस घुसपैठ को नकार दिया है। भारी विरोध के बाद राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से इसे इत्तेफाक कहा, लेकिन कार्रवाई कुछ और ही थी। उन्होंने सिल्वन वन के दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब वह अछूत था, जिसकी सुरक्षा सशस्त्र गश्त और आधुनिक ड्रोन कर रहे थे। उस अदृश्य सीमा के परे केवल एक ही बस्ती थी, मछुआरों का गांव। पानी के ऊपर खंभों पर टिके पुराने घर और घाट पर डोलती नावें। इसी गांव से लुटेरों ने अपने अभियान की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उन पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। आर्यन ने सब कुछ पहले से व्यवस्थित कर दिया था। जहां अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, वहां परमिट मिल गए। गश्त का समय बदल दिया गया और कैमरे ठीक उसी समय मेंटेनेंस पर गए जब जरूरत थी। एक जनरल होने के नाते सिस्टम उस पर भरोसा करता था। मछुआरों के गांव में राहत सामग्री के बहाने नावें, हथियार और उत्तरजीविता के उपकरण पहले ही पहुंचा दिए गए थे। अब बस एक दिन बाकी था।
शिकार शुरू होने में केवल एक दिन और सिल्वन वन की गहराइयों में कुछ प्राचीन आहट हुई, जैसे भूमि को आभास हो गया हो कि कदम फिर से करीब आ रहे हैं। शाम पलविला पर धीरे से उतरी। किचन की खिड़कियों से आसमान केसरिया और नीला दिखाई दे रहा था। माँ, आपको मेरे लिए कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। ममता जी ने ऊपर देखे बिना छोटे डिब्बों में खाना पैक करना जारी रखा। तुमने कहा कि तुम जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे हो। मैं नहीं चाहती कि अगर तुम्हें वहां खाना न मिले तो तुम भूखे रहो। तुम्हें ये नाश्ता साथ ले जाना ही होगा। आर्यन ने एक लाचार मुस्कान के साथ कहा, खाने की कोई समस्या नहीं होगी माँ। ममता जी उनकी ओर मुड़ी और उन्हें उस नजर से देखा जो बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती थी। तुम इसे ले जा रहे हो? बस। आर्यन हंसते हुए हार मान गया। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी दीपक जी रसोई में आए। मुझे लगा जब तुम अटेलिया से निकले थे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन सीधा हुआ। क्या मुझे किसी मदद की जरूरत है पिताजी? दीपक जी ने सिर हिलाया। नहीं, स्टाफ देख लेगा। क्या तुमने पैकिंग कर ली? हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। दीपक जी ने उसे एक पल गौर से देखा। और कौन जा रहा है? मैं और कुछ पुराने दोस्त। दीपक जी ने धीरे से सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना। जल्द ही घर साझा भोजन की गर्माहट और हल्की बातचीत से भर गया। आशा अपनी स्कूल की बातें कर रही थी और अभय वैज्ञानिक गंभीरता से कुछ समझा रहा था। ममता जी की नजरें बार बार आर्यन पर टिक जाती थीं। उस रात जब घर में सन्नाटा छा गया, आर्यन अपने कमरे में छत को घूरता रहा। कल सिल्वन वन उसका इंतजार कर रहा था। अज्ञात भविष्य, बीता हुआ कल और यह शिकार। उसने आंखें मूंद लीं। कल उसके लिए कोई साधारण दिन नहीं होने वाला था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आर्यन पल विला के ड्राइववे पर खड़ा था। आशा और अभय उससे चिपक गए थे जब तक कि ममता जी ने उन्हें धीरे से अलग नहीं किया। अच्छे बच्चे बनकर रहना, आर्यन ने उनके बाल सहलाते हुए कहा। ममता जी ने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया, जैसे उसे अपनी यादों में बसा रही हो। ठीक से खाना खाना और खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। आर्यन मुस्कुराया। वादा करता हूँ माँ। दीपक जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शुभ यात्रा। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उसे सुबह के बादलों को चीरते हुए ले गया। नीचे का दृश्य शहरों से बदलकर नदी और अंततः घने हरे जंगल में तब्दील हो गया। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो आर्यन अपना बैग लेकर बाहर कूदा। सामने एक मजबूत गाड़ी के पास एक व्यक्ति खड़ा था, पैनी आंखें और सीधा शरीर। प्रणाम छोटे मालिक। आर्यन ने उसे पहचान लिया। मडोक मैडिक्स। काफी समय बाद मिले। लगता है क्लारिसट नहीं चाहती कि मुझ पर एक खरोंच भी आए। मडोक ने सम्मान के साथ गाड़ी का दरवाजा खोला। जब आपने इस यात्रा के लिए एक योद्धा की मांग की तो कुल प्रमुख क्लैन सुप्रीम ने मुझे भेजा। हालांकि मैं जानता हूं कि आपको मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूंगा। आर्यन मुस्कुराया। चिंता मत करो मडोक, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा, बस मेरे साथ रहो। मडोक ने गाड़ी से एक लंबा केस निकाला। कुल प्रमुख ने आपके लिए कुछ भेजा है। आर्यन ने उसे खोला। अंदर एक खंजर था जिसके ब्लेड पर फीनिक्स का निशान बना था। ये बहुत खूबसूरत है। आर्यन ने केस बंद किया और कहा, चलो। जैसे जैसे सूरज ढला वे मछुआरों के गांव पहुंचे। सिल्वन नदी सोने की तरह चमक रही थी। आर्यन पानी के बहाव को देख रहा था। खून, आग और घावों की पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। ये भूमि उसे जानती थी। गांव में मशालें जल रही थीं। जैसे ही आर्यन कार से उतरा, हर आंख उसकी ओर मुड़ गई। कम से कम 100 लोग वहां खड़े थे, जिनमें से कोई भी वहां का नहीं था। वे शिकारी थे जो दूरी नाप रहे थे। लुटेरों का मुख्य समूह आगे आया। एलियास, बासिल, आर्टेम, हिल्डा, भिक्षु और शेख। हिल्डा आर्यन से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। एलियास पहले मुस्कुराया। तो तुम आ ही गए आर्यन प्रताप। इतनी देर क्यों हुई? मैं नदी किनारे गाड़ी चलाते हुए सूर्यास्त का आनंद ले रहा था। एलियास हंसा। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। तुमने हमारे लिए सुरक्षा जांच सिक्योरिटी चेक्स को कैसे पार किया? आर्यन ने कंधे उचकाए। मैंने कुछ पैसे खर्च किए। आर्टेम ने आंखें सिकुड़ी। तुम सिर्फ एक आदमी को साथ लाए हो? शेख ने पूछा। क्या तुम एक आदमी के भरोसे बच पाओगे? आर्यन ने जवाब देने के बजाय अपने बैग से एक छोटा कांच का कंटेनर निकाला। उसके अंदर तेजाब वाली नली में वह धातु की चाबी रखी थी। भीड़ में हलचल मच गई। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक चाबी है? आर्यन ने शांति से कहा। यह तो सिर्फ चाबी है, लेकिन इसे घुमाने का एक तरीका है। उस क्रम सीक्वेंस को केवल मैं जानता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए सबकी नजरों में देखा। तो मेरे पास मेरी रक्षा करने के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं है। उसने अपनी बात पूरी की। मेरे पास 100 रक्षक हैं। सन्नाटा छा गया। बासिल मुस्कुराया और आर्टेम ने ठंडी सांस ली। बेहतरीन चाल। नदी बहती रही बेपरवाह।
और कहीं सिल्वन वन की गहराइयों में सायों के बीच सामरिक हलचल शुरू हो गई थी। अध्याय 209 राजकुमार। कुछ दिन पहले सागर नगर का बंदरगाह यात्रियों के शोर और समुद्री पक्षियों की आवाजों से घिरा हुआ था। समुद्र की लहरें कंक्रीट और स्टील के किनारों से टकराकर धीरे धीरे सांस ले रही थीं। आर्यन बिना किसी हड़बड़ाहट के आत्मविश्वास के साथ पर्यटक जहाज पर सवार हुआ। जून उसके पीछे थी, जबकि दो आदमी दो बड़े सीलबंद बक्सों वाली गाड़ी को धकेल रहे थे, जिसके पहिए फर्श पर हल्की चरमराहट पैदा कर रहे थे। कप्तान अपने केबिन से बाहर आया और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। मिस्टर प्रताप, मेरे जहाज पर आपका स्वागत है। वे अगले कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। आर्यन और जून आगे बढ़े। निजी कमरे के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। वहां एक भारी खामोशी और गहरी प्रतीक्षा थी। कमरे के बीचों बीच एक वयोवृद्ध महिला ओल्ड लेडी सीधी खड़ी थी। उनके दोनों ओर दो गार्ड पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े थे। जैसे ही उनकी नजरें आर्यन से मिली, वे तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गईं। उनके दोनों गार्ड्स ने भी वही किया। प्रणाम राजकुमार। आर्यन एक पल के लिए ठिठका, फिर तेजी से आगे बढ़ा। उसने उनके हाथ पकड़कर उन्हें धीरे से उठाया। चीफ ज़ेला, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने किसी को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। ज़ेला के झुर्रियों वाले चेहरे पर ममता भरी मुस्कान आई। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार जंगल में देखा था, तब से तुम काफी बड़े और समझदार हो गए हो। आर्यन मुस्कुराया। जी चीफ ज़ेला, अब मैं वाकई बड़ा हो गया हूँ। ज़ेला ने सोफे की ओर इशारा किया। बैठिए राजकुमार। आर्यन ने सिर हिलाया। हम साथ बैठेंगे। सब सोफे पर बैठ गए। ज़ेला उसे गौर से देख रही थी, मानो उसके चेहरे पर बीते समय को पढ़ रही हो। मुझे लगता है अब आप चीजों को समझ रहे हैं मेरे राजकुमार। आर्यन थोड़ा आगे झुका। चीफ, मैं अब बहुत सी चीजें समझता हूँ, लेकिन एक सवाल जो इतने सालों से मेरे साथ है, आपने मुझे मेरे वंश के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? आप मुझे राजकुमार बुलाती रहीं और मैं यही मानता रहा कि यह कोई गलतफहमी है। ज़ेला धीरे से हंसी। हम सब जानते थे कि आप अनजान होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते थे कि आप ही हमारे राजकुमार हैं। हमें पता था क्योंकि आपके दादाजी पंडित प्रताप ने हमसे कहा था कि एक दिन आप आएंगे, और जब वह दिन आएगा तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम आपका मार्गदर्शन करें। आर्यन की आंखें पैनी हो गईं। क्या उन्होंने उसके बाद आपसे संपर्क किया? ज़ेला की निगाहें झुक गईं। अगर वे हमसे दोबारा संपर्क करने के लायक होते तो वे अपने पोते को कभी नर्क शमशान में नहीं छोड़ते। हमें नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ओझल होने से पहले उन्होंने हमारे कबीले को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और हम उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। आर्यन शांत रहा। उसके सीने में शब्दों का भारीपन महसूस हो रहा था। तो प्रताप परिवार और इस कबीले का क्या संबंध है? ज़ेला खड़ी हो गई। उनके शरीर की मुद्रा में एक प्राचीन शक्ति झलक रही थी। यह एक सदी पुरानी कहानी है, और अब समय आ गया है कि आप इसे जान लें। ये 100 साल पुरानी कहानी है, जिसे पत्थरों की दीवारों और भुलाए जा चुके पन्नों में फुसफुसाया गया। समय ने इसे दफन करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी मिटी नहीं। यह एक राजकुमार की कहानी है। राजकुमार ओस्विन प्रताप, महान प्रताप साम्राज्य के इकलौते वारिस। ओस्विन महलों के रेशमी पर्दों के पीछे पला बड़ा कोई कमजोर राजकुमार नहीं था। उसके अनुशासन की नींव बचपन में ही रख दी गई थी। उसने रणनीति को सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के रूप में सीखा था। एक दिन ओस्विन ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वह मौत के जंगल को फतह करने जाएगा। मौत का जंगल महज एक मिथक नहीं था, वह खून और बदनामी से सनी एक शापित जमीन थी। साम्राज्य के सबसे बड़े शिकारी भी वहां जाने से मना कर देते थे। अंत में राजा प्रताप ने ओस्विन को दरबार में बुलाया। पूरा हॉल शांत था। राजा ने सिंहासन से उठकर ऐसे शब्द कहे जिसने सबको चौंका दिया। पुत्र, तुम प्रताप साम्राज्य का खून हो। तुमने खुद को इस सिंहासन के योग्य बनाया है। तुम्हें मौत के जंगल में भेजना साम्राज्य की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फिर भी मैं तुम्हें जाने का आदेश देता हूँ। जाओ और दुनिया को साबित करो कि प्रताप वंश वास्तव में क्या है। उस जंगल को जीतो, और यदि तुम विजयी होकर लौटे तो ये सिंहासन तुम्हारा होगा। जल्द ही ओस्विन अपनी घुड़सवार सेना के साथ जंगल में दाखिल हुआ। जंगल ने उनकी बेरहमी से परीक्षा ली। जहरीली हवा, रात में शिकार करने वाले दरिंदे और कभी न खत्म होने वाली रातें। आर्यन ने हार नहीं मानी। वह घायलों को खुद धोता था और दूसरों के सोने पर खुद पहरा देता था। अनगिनत परीक्षाओं के बाद वे जंगल के केंद्र में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिस पर वे विश्वास नहीं कर सके। उस जंगल के भीतर लोग रहते थे, एक ऐसा कबीला जिसे बाहरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। वे खुद को अर्धचंद्र कबीला, हाफ मून ट्राइब कहते थे। कबीले ने उनका स्वागत किया। वहां के लोग मानते थे कि जो भी उस जंगल में जीवित रह सकता है, वह उनके समान ही शक्तिशाली और ऊंची रूह वाला है। ओस्विन ने बिना मांगे उनका सम्मान जीत लिया। वहां ओस्विन की मुलाकात उस कबीले की एक कन्या से हुई।
वह किसी दरबारी सुंदरी जैसी नहीं थी, उसकी आंखों में आज़ादी और उस मिट्टी से जुड़ाव था। ओस्विन को उससे प्रेम हो गया। उसने कबीले के मुखिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कबीले ने उत्सव मनाते हुए उसे स्वीकार कर लिया। जब ओस्विन साम्राज्य वापस लौटा तो पूरे देश में जश्न मनाया गया। उस दिन ओस्विन प्रताप सिंहासन पर बैठा और राजा के रूप में उसने अपना पहला फरमान जारी किया। उसने मौत के जंगल का नाम बदल दिया। उस दिन से उसे सिल्वन वन के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान मछुआरों का गांव। एलियास ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आर्यन के शांत चेहरे को देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम वाकई सिर्फ एक आदमी को साथ लाए हो? आर्यन अविचलित रहा। हाँ, मैंने परमिट, सुरक्षा और नावों पर पहले ही बहुत पैसा खर्च किया है। मैं उन आदमियों पर पैसा क्यों बर्बाद करूं जो सिर्फ हमारी रफ्तार धीमी करेंगे? आर्टेम ने अपने हाथ बांधते हुए नावों की ओर देखा। तो हम कहाँ से निकल रहे हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए आर्टेम की ओर देखा। क्या तुम्हें नहीं पता आर्टेम? मुझे लगा था तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ सुझाव दिए होंगे। बासिल ने तुरंत माथे पर बल डाला। इसका क्या मतलब है? आर्यन ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह हैरान हो। आर्टेम, क्या तुमने इन्हें नहीं बताया? सालों पहले आर्टेम के पिता ने ठीक इसी जगह एक खनन परियोजना शुरू की थी, लेकिन बाढ़ और स्थानीय विरोध के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। एलियास तीखी हंसी हंसा। तो आर्टेम, तुम यहाँ इसलिए हो ताकि वह हासिल कर सको जो तुम्हारे पिता नहीं कर पाए। कम से कम तुम्हारे पिता को गर्व तो होगा। मेरे पिता तो कहानियों का पीछा करते करते डूब गए। आर्टेम का जबड़ा भिंच गया लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अफ्रीका के कबीले वाले आदमी कायलो ने कहा, इससे कुछ नहीं बदलता। लुटेरे एक साथ चलते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हिल्डा की ओर देखा। हिल्डा ने तुरंत अपनी नजरें चुरा लीं। फिर आर्यन ने कायलो की ओर देखा। कायलो, कुछ दिन पहले अल्पुनोकाटेल के लोग मेरी शहर में चाबी छीनने आए थे। वे भी लुटेरे ही थे, है ना? माहौल में तनाव बढ़ गया। आर्यन ने कंधे उचकाए। खैर, हम अब निकल रहे हैं। अपनी अपनी नावों पर सवार हो जाइए। लगभग 25 नावें नदी में चलने के लिए तैयार थीं। मडोक ने नाव पर चढ़कर ईंधन और रस्सियों की जांच की। मछुआरों के गांव का मुखिया आर्यन के पास आया और अपना हाथ अपने सीने पर रखा। राजकुमार, सब कुछ के लिए धन्यवाद। आप हमारे राजकुमार हैं, हमारा कर्तव्य है। जाइए, उस जंगल को एक बार फिर से जीत लीजिए। जैसे ही आर्यन पीछे मुड़ा, कोई जानबूझकर उसके कंधे से टकराकर गुजर गया। आर्यन रुका और मुड़ा। जमीन पर कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया और खोला। उस पर साफ अक्षरों में लिखा था, चलो शुरू करते हैं वेरोनिका। आर्यन मुस्कुराया। नदी की लहरों में उसकी आंखों का अक्स और भी गहरा लग रहा था। शिकार शुरू हो चुका था। अध्याय 210, जंगल का प्रवेश। सिल्वन नदी की शांति को चीरते हुए इंजनों की गर्जना गूंज उठी। एक एक करके नावें आगे बढ़ीं। उनकी लहरें काले पानी को किसी ताज़ा जख्म की तरह काट रही थीं जो जल्द ही ओझल हो जाते थे। अभियान जत्थों में आगे बढ़ रहा था। नेता सबसे आगे थे, उनकी परछाइयां पानी पर लंबी खींच रही थीं। आर्यन अपनी नाव के अगले हिस्से पर खड़ा था। मडोक उसके पीछे बैठा था, उसके हाथ अपने साजो सामान पर टिके थे। नदी की हवा में गीली मिट्टी और उन पत्तों की महक थी जो यादों से भी पुराने थे। पास की नाव से बासिल की आवाज आई, 7 मील बाद हम जंगल में प्रवेश करेंगे। आगे 31 मील पर एक झरना है। हम 30 मील पर रुकेंगे, फिर पैदल चलेंगे। शेख ने अपना कोट ठीक किया और बेचैनी से पानी की ओर देखा। क्या हम नदी के किनारे कैंप लगाकर सुबह शुरुआत नहीं कर सकते? आर्टेम ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मेरे पिता के अनुसार रात में सिल्वन नदी के किनारे कैंप लगाना सबसे खतरनाक फैसला है। रात में यहाँ हरे एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडस का राज होता है। एलियास सहम गया। हरे एनाकोंडा? उसने अपने पास खड़े विशेषज्ञ की ओर देखा। प्राणी शास्त्री ने घबराहट में अपना चश्मा ठीक किया। हरा एनाकोंडा साक्षात नदी का राक्षस है। जहरीला नहीं, पर कोरी मांसपेशी। ये सेकंडों में इंसान की हड्डियां चूर कर सकता है। उथले पानी में इसे ढूंढना नामुमकिन है। कायलो धीमे से हंसा। हम कबीले वालों के लिए हर हरी चीज नुकसानदेह नहीं होती। आर्टेम ने कायलो के महंगे उपकरणों को देखते हुए पूछा, वैसे कायलो, तुम्हें ये सब सामान कहाँ से मिला? काफी कीमती लग रहा है। कायलो मुस्कुराया। मुझे एक स्पॉन्सर प्रायोजक मिल गया है। एलियास ने भौहें सिकुड़ी। स्पॉन्सर? आर्यन ने मजे लेते हुए कहा, चलो, कोई तो खुशनसीब है। भिक्षु ने अपनी आस्तीन में हाथ बांध लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रंग के एनाकोंडा भी होते हैं। हिल्डा ने राहत की सांस ली। मैं भिक्षु के बोलने का इंतजार कर रही थी। शेख उसकी ओर मुड़ा। हिल्डा, आज तुम बहुत शांत हो। कुछ हुआ है क्या? सब उसकी ओर देखने लगे। उसने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस पहली बार ऐसे जंगल में आई हूँ। कायलो मुस्कुराया। अगर डर लग रहा है तो मेरे साथ आ सकती हो। हिल्डा ने उसे ऐसी नजर से देखा जो तलवार की तरह तीखी थी। भाड़ में जाओ। नावों पर हल्की हंसी गूंजी, लेकिन वह डर से भरी थी। तभी नदी सनकरी होने लगी।
जंगल शुरू हो गया। अचानक घना अंधेरा छा गया। कोहरा किसी जीवित चीज की तरह पेड़ों की टहनियों के बीच रेंगने लगा। मडोक आर्यन के करीब आया और उसे एक जैकेट दी। छोटे मालिक, इसे पहन लीजिए, यहाँ ठंड है। आर्यन ने उसे पहन लिया। शुक्रिया मडोक। दूसरी नाव से एलियास बड़बड़ाया। जंगल में कदम रखते ही मुझे सांप दिखने लगे हैं। मुझे कुछ हिलने की आवाजें आ रही हैं। बासिल का स्वर गंभीर था। ये जंगल 2 मौसमों में एक साथ जीता है। दिन में कोई और राज करता है और रात में शिकारी बदल जाते हैं। एलियास ने थूक निगला। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतनी दूर खजाना छिपाने आएगा। उसने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। क्या देख रहे हो? वह मेरे पूर्वज थे, मैं नहीं। आर्टेम मुस्कुराया। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम उन्हीं के वंशज हो। आर्यन की नजरें सामने अंधेरे पर टिक गईं। यकीन हो जाएगा। नावें और गहराई में बढ़ती गईं। इंजन अब मध्यम चल रहे थे, मानो मशीनें भी तेज बोलने से डर रही हों। नदी और भी सनकरी होती जा रही थी। बासिल ने सतर्क होकर कहा, हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं। एक बार चिन्हित क्षेत्र मार्क जोन पर पहुंचने के बाद हम पेड़ों पर अपना एंटीना लगाएंगे। याद रहे, मुख्य भूमि मेनलैंड से संपर्क नहीं टूटना चाहिए। आर्टेम ने सिर हिलाया। समझ गया कैप्टन। बासिल ने धीरे से कहा, तुम्हारा कैप्टन कौन है? यहाँ तुम अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हो। काइलो ने भिक्षु के समूह की ओर देखा, जो सायों की तरह शांत थे। भिक्षु, तुम्हारे लोग बहुत ठंडे लग रहे हैं। क्या वे भी तुम्हारी तरह हैं? शेख मुस्कुराया। मैंने सुना है मार्शल आर्ट के माहिर लोग खामोश हत्यारे होते हैं। भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया। बासिल ने हाथ उठाया। नदी आगे संकरी हो रही है। अपनी नावें एक कतार में लगाओ। काइलो ने उलझन में पूछा, झरना तो आगे है ना, फिर हम धारा के विपरीत अगेंस्ट करंट क्यों जा रहे हैं? एलियास जोर से हंस पड़ा। आर्टेम भी मुस्कुराया। हिल्डा ने काइलो की ओर देखा। काइलो, क्या तुमने कभी झरना देखा है? काइलो ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, जहाँ पानी ऊपर से गिरता है। हिल्डा ने कहा, तो ऐसे समझो, हम ऊपर नहीं हैं, हम नीचे हैं। काइलो को अचानक समझ आया, तो हम इसलिए नहीं रुक रहे कि हम गिर जाएंगे, हम इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि हम झरने पर चढ़ नहीं सकते। आर्टेम हंसने लगा। जीनियस, क्या तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें ऐसी नाव नहीं दी जो झरने पर चढ़ सके? आर्यन ने मुस्कुराते हुए मडोक की ओर देखा। इन्हें देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी हैं? मडोक ने कहा, ये किसी सर्कस के सदस्यों जैसे लग रहे हैं। आर्यन की आंखें जंगल की ओर मुड़ गईं। बस कुछ देर इंतजार करो, देखो ये सर्कस कैसे बदलता है जब तबाही शुरू होती है। अचानक नदी शांत हो गई। वह शांति जो सीने पर दबाव डालती है। बासिल ने सबसे पहले महसूस किया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने मारी। सामने का रास्ता बंद था। विशाल गिरे हुए पेड़, उलझी हुई जड़ें और टूटे हुए तने एक दीवार की तरह नदी में जमा थे। बासिल ने हाथ उठाया। नावें रोको, इंजन बंद करो। सन्नाटा छा गया। तभी पानी में हलचल हुई। लहर नहीं, हवा नहीं, सतह के नीचे कुछ हिल रहा था। पानी में कुछ है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी में धमाका हुआ। बीच की एक नाव हवा में उछल गई और पलट गई। लोग पानी में गिरे। आदमी पानी में गिर गया। 3 लोग सतह पर आए, हाथ पांव मार रहे थे। तभी उनमें से एक को नीचे खींच लिया गया। खींचा नहीं, कुचल दिया गया। उसकी चीख बीच में ही दम तोड़ गई। दूसरा भी तेजी से नीचे खींच लिया गया। तीसरा तैरने की कोशिश करने लगा, तभी उसके कमर के चारों ओर कुछ लिप गया। एक गीली कड़क की आवाज आई। काले पानी में खून की लाली फैल गई। दहशत फैल गई। बंदूकें निकालो, गोली चलाओ, कोई चीज उन्हें मार रही है। आर्यन की आवाज गूंजी, एनाकोंडा। आर्टेम चिल्लाया, अपनी लाइटें बंद करो अभी। वे गर्मी और प्रतिबिंब, हीट एंड रिफ्लेक्शंस का पीछा करते हैं। सबने अपनी टॉर्च बंद कर दी। अंधेरा गहरा हो गया। किसी ने गोली चलाई। नदी ने जवाब दिया। एक और नाव हिली। एक और चीख, लकड़ी के टूटने की आवाज। एक और नाव डूब गई। नावें किनारे लगाओ, अपना सामान लो, हम जमीन के रास्ते चलेंगे। बासिल ने आदेश दिया। लोग भागने लगे। कीचड़ और पानी में बैग घसीटते हुए लोग किनारे की ओर बढ़े। टॉर्च की कमजोर रोशनी कोहरे को चीर रही थी। कोई गिरा, कोई मदद के लिए चिल्लाया। तभी एलियास रुका। रुको, शेख कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। बासिल पीछे नहीं मुड़ा। हम वापस नहीं जा रहे। शेख के कुछ वफादार रुके। हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। वे वापस भागे। उनकी लाइटें अंधेरे में ओझल हो गईं। कुछ सेकंड बाद एक तीखी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। आर्टेम ने सिर झुकाया। वह गया। जंगल उनके चारों ओर सिमट आया। पीछे नदी में फिर हलचल हुई, धीमी, भारी और धैर्यवान। आर्यन बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल स्थिर थी, मानो ये तबाही कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी बड़े नाटक की शुरुआत थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनें।